अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर 2 का आखिरी लेक्चर देखने जा रहे हैं, यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनालिसिस। यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एनालिसिस क्या होती हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम बात करते हैं कि डेटा दरअसल में क्या होता है। तो डेटा दरअसल में मालूमात को ही हम कहते हैं, यानी अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी मालूमात का एक मजमुआ डेटा कहलाता है। और मालूमात में क्या आते हैं? नाम आते हैं, डेट्स, नंबर्स, ये सब कुछ हैं, ये मालूमात में आते हैं। और मालूमात को ही हम दरअसल में डेटा कहते हैं। अब ये जो डेटा होती हैं, ये एक बायोलॉजिस्ट की क्या मदद करती हैं, यानी इस डेटा का क्या मकसद होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशंस करता है, यानी मुशाहिदात करता है। अब उस ऑब्जर्वेशन के दौरान वो दरअसल में डेटा को इकट्ठा करता है, यानी मालूमात को इकट्ठा करता है, ताकि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो हल निकाल सके। यानी डेटा की मदद से एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो हाइपोथेसिस पेश करता है। बगैर डेटा के एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो हाइपोथेसिस या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर सकता है, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो हल नहीं निकाल सकता है, उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए वो बायोलॉजिस्ट जो होता है या वो जो साइंटिस्ट होता है वो मालूमात को इकट्ठा करता है, यानी डेटा को इकट्ठा करता है। इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए बुक्स पढ़ते हैं, आप इस तरह के लेक्चर्स देखते हैं, यानी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि बाद में जाकर आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। बगैर उन मालूमात के आप पेपर नहीं दे सकते हैं। इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, पहले डेटा को इकट्ठा करता है, बहुत सारे मालूमात को इकट्ठा करता है। फील्ड वर्क में वो इकट्ठा करेगा या लैब में इकट्ठा करेगा, ठीक है। अच्छा, डेटा को इकट्ठा करने के बाद एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, यानी एक ख़ास तरतीब देता है, क्योंकि उसके पास वो जो डेटा पड़ी होती हैं ऑब्जर्वेशंस के दौरान, उसने वो जो डेटा कलेक्ट की होती हैं वो उसके पास ऐसे रैंडम फॉर्म में मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में उसके पास, उसके कंप्यूटर में, उसके नोट्स में, नोटबुक में उसके पास वो डेटा पड़ी होती हैं। इसीलिए एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो उस डेटा को बाद में ऑर्गेनाइज करता है, यानी एक ख़ास तरतीब देता है, ताकि बाद में उसको उस डेटा की समझ आ सके। बगैर ऑर्गेनाइज किए उसको उस डेटा की समझ नहीं आती है, ठीक है। इसीलिए वो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। अब वो उस डेटा को किस शक्ल में ऑर्गेनाइज करता है? तो दरअसल में वो उस डेटा को ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स और डायग्राम की शक्ल में ऑर्गेनाइज करता है, यानी इस तरह वो उस डेटा को तरतीब देता है ताकि उसको फिर उसकी समझ आ सके, ठीक है। अब एक बायोलॉजिस्ट जब उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेता है, यानी उसको एक ख़ास तरतीब दे देता है, इस तरह के ग्राफ्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में, तो उसके बाद फिर वो उस डेटा को एनालाइज करता है, यानी उस डेटा का तज्जिया करता है। अब डेटा को एनालाइज क्यों किया जाता है, यानी डेटा का तज्जिया क्यों किया जाता है? तो दरअसल में ऑब्जर्वेशंस के दौरान एक बायोलॉजिस्ट ने जो डेटा इकट्ठा किया होता है और बाद में जब उसने उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया होता है, यानी एक ख़ास तरतीब दी होती हैं, उसके बाद फिर वो उस डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है, यानी उसका तज्जिया करता है, उसको बहुत ही गौर के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ उसको क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, यानी ताकि बाद में उस डेटा से एक ख़ास नतीजा निकाला जा सके, एक कंक्लूजन निकाला जा सके। इसीलिए फिर एक बायोलॉजिस्ट जो होता है या जो भी साइंटिस्ट होता है वो फिर डेटा को एनालाइज करता है, यानी डेटा का तज्जिया करता है।
अच्छा, डेटा को एनालाइज करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करता है, यानी मैथ के फार्मूलेज इस्तेमाल करता है, मैथ के फार्मूले अप्लाई करता है। और उसमें कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करता है? तो रेशियोज और प्रोपोर्शंस जैसे मेथड्स का वो इस्तेमाल करता है। अब याद रहे कि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं जिसकी मदद से एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो डेटा को एनालाइज करता है। यानी रेशोज और प्रोपोर्शन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो डेटा को एनालाइज कर सकता है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसकी मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ बहुत ज़्यादा मिकदार पर मुश्तमिल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, बग़ैर अपने माइंड को इस्तेमाल किए। हम कमांड देते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वो डेटा एनालाइज करके देता है। तो अब हम जल्दी से रेशोज़ और प्रोपोर्शंस को थोड़ा देखते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस हवाले से आपको दिया जाए तो आप उसका आंसर लिख सकें। इसीलिए हम थोड़ा रेशोज़ और प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। तो रेशोज़ जो होती हैं जिसको उर्दू में हम निस्बत कहते हैं, दरअसल में दो चीज़ों का या दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। यानी जब हम दो नंबर्स को या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। या जब हम दो नंबर्स को या दो चीज़ों को क्वोशंट के फॉर्म में कंपेयर करें, उसका मुआवजा करें, तो उसको हम रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2:1 या 1:2। अब 2:1 का हम मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक बायोलॉजिस्ट जो है एक जंगल में चला गया और उसने देखा कि उस जंगल में खरगोश की तादाद जो है वो 100 हैं और लोमड़ियों की तादाद जो है वो 50 हैं। तो वो उन नंबर्स को रेशो की फॉर्म में भी लिख सकता है, यानी 2:1। यानी उस जंगल में खरगोश और लोमड़ी की तादाद जो है वो 2:1 है। इसी तरह अगर वो 50 मलेरियल पेशेंट्स को और 150 हेल्दी पर्सन्स को रेशो की फॉर्म में लिखना चाहता है तो वो इस तरह लिखेगा, यानी 1:3, जिसमें 1 जो है वो मलेरियल पेशेंट को डिनोट करता है और 3 जो है वो हेल्दी पर्सन्स को डिनोट करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो इन रेशोज का इस्तेमाल क्यों करता है? तो दरअसल में बायोलॉजिस्ट के पास बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वो डेटा पड़ा होता है, उसने रिसर्च की होती हैं, उसके पास नंबर्स मौजूद होते हैं स्पीशीज़ की वगैरह की। यानी वो उन नंबर्स के बजाय, यानी 50 और 150 के बजाय, वो उनको इसी तरह सिंपली रेशो की फॉर्म में लिखता है और उसको फिर उसकी समझ आती है, इसीलिए वो रेशोज़ का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? तो दरअसल में प्रोपोर्शन, जिसको उर्दू में हम तनासुब कहते हैं, दो रेशोज़ को जॉइन करने को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी जब हम दो रेशोज़ को, इक्वल रेशोज़ को क्या करें, जॉइन करें, उसको कंपेयर करें, तो उसको हम फिर प्रोपोर्शन कहते हैं। फ़र्ज़ करें ए बी एक रेशो हैं और सी डी दूसरी रेशो हैं। जब हम इनको जॉइन करते हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, अब प्रोपोर्शन को एक बायोलॉजिस्ट क्यों और कैसे इस्तेमाल करता है? तो दरअसल में हमें पता है कि एक बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तजर्बात करता है, यानी एक्सपेरिमेंट करता है। अब एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही मुश्किल सा काम होता है, ख़ासकर अगर उसे वो एक्सपेरिमेंट बड़े लेवल पर करना हो, यानी फ़र्ज़ करें पूरे पाकिस्तान के लेवल पर या ज़िले के लेवल पर वो एक्सपेरिमेंट करना हो। तो इस तरह की सिचुएशन में एक बायोलॉजिस्ट फिर प्रोपोर्शन की मदद लेता है, यानी वो छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करके बड़े लेवल का वो रिजल्ट उसे निकाल सकता है। फ़र्ज़ करें वो ये मालूम करना चाहता है कि अगर 1000 आदमियों को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से वो काट ले, यानी वो मॉस्किटो जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद हो, तो उन 1000 आदमियों में से कितने को मलेरिया होगा। अब वो 1000 आदमियों पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, ज़ाहिर सी बात है ये बहुत ही मुश्किल सा काम होगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। इसीलिए वो बायोलॉजिस्ट कुछ आदमियों पर एक्सपेरिमेंट करके बाद में ये मालूम कर सकता है कि उन 1000 आदमियों में से कितने को मलेरिया होगा। यानी वो प्रोपोर्शन की मदद से अपने लिए बहुत ही आसानी पैदा कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं।
फ़र्ज़ करें एक बायोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि अगर वो 100 चिड़िया को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट कर ले तो उन 100 चिड़िया में से यानी 100 स्पैरोज़ में से कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया होगा। ये ढूंढने के लिए पहले वो क्या करेगा, एक छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करेगा। यानी फ़र्ज़ करें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटे लेवल पर और उसमें से उसने 20 स्पैरोज़ को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से वो बाइट किया। तो उन 20 में से फ़र्ज़ करें 14 को वो मलेरिया हो गया। अब वो क्या करेगा, अब प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेगा, यानी प्रोपोर्शन का वो रूल्स अप्लाई करेगा इस पर। यानी प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करके वो फिर ये जान पाएगा कि 100 चिड़िया में से कितनी चिड़िया को मलेरिया होगा। यानी उसके पास एक रेशो पहले से ही मौजूद हैं 14:20। यानी अगर वो 20 स्पैरोज़ को 20 चिड़िया को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट कर ले तो उसमें से 14 को मलेरिया होगा। और एक और रेशो उसके पास मौजूद हैं X:100। यानी अगर वो 100 चिड़िया को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करे तो उन 100 में से कितने को वो मलेरिया होगा। X यहाँ पर हमारे पास अननोन है, यानी हमने X को मालूम करना है। तो वो क्या करेगा, पहले इन दो रेशोज़ को इक्वल के फॉर्म में वो लिख लेगा। उसके बाद फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। यानी वो x को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और 100 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पास रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी उसके पास 70 यानी 70। तो जब उसने इस प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया इन दो रेशोज़ को, यानी उसने जब जॉइन किया तो उसके पास रिजल्ट आ गया कि अगर वो 100 चिड़िया को वो किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से वो बाइट करेगा तो उन 100 में से 70 को मलेरिया होगा। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। यानी उसने छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करके इतना वो फाइंड आउट किया। 100 चिड़िया पर बिना एक्सपेरिमेंट किए उसने ये फाइंड आउट किया। और ये कैसे उसने फाइंड आउट किया, पहले छोटे लेवल पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। 20 चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही इजी काम है बजाय 100 चिड़िया के, तो इसीलिए उसने इस प्रोपोर्शन का यूज किया। याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होता है ये 100% ट्रू नहीं होता है। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही फिर अच्छी बात है, फिर तो वो 1000 चिड़िया पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है और बिल्कुल एग्जैक्ट 100% वो नतीजा उसे निकाल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 100% दुरुस्त वो नतीजा निकालेगा। मैथमेटिक जो होता है, मैथ के जो फार्मूलेज होते हैं ये 100% ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एस्टिमेट हम लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का वो रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के टेक्स्ट बुक में इस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा डिफरेंट सा वो एग्जाम्पल दिया गया है। और वो कैसे, इस एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि एक बायोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि अगर वो 50 स्पैरो को वो किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करे तो उन 50 स्पैरो में से कितनी स्पैरोज़ को वो मलेरिया होगा। पंजाब के टेक्स्ट बुक में तो 100 स्पैरोज़ का वो ज़िक्र किया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के टेक्स्ट बुक में 50 का ज़िक्र किया है। बाकी जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी अगर आप वही रूल अप्लाई कर लें, यानी आप ये जो 2 रेशोज़ हैं अगर आप इसको जॉइन कर लें और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप इन 2 रेशोज़ को जॉइन कर लेंगे यानी ए बी और सी डी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो अननोन है और हमने ए को फाइंड आउट करना है। तो ए को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 15 को हम अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। यानी एक बायोलॉजिस्ट अगर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि अगर वो 50 पैरों को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट कर ले तो उन 50 में से कितने को वो मलेरिया होगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर वो 50 को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट कर लेता है तो उन 50 में से 30 चिड़िया को मलेरिया होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेटा की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एनालिसिस में ये जो रेशियोज़ और प्रोपोर्शन का रूल है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।